समस्त मूल निवासी महापुरुषों को, महानायिकाओं को, क्रांतिकारी जननायकों को नमन करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन का ये प्रथम सत्र है और इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता करने वाले मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा एवं बामसेफ, और इस सत्र के मुख्य अतिथि मान्यवर प्रोफेसर विलास खरात, डॉक्टर BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, और समस्त वक्ता और अतिथिगण और उपस्थित पंडाल में उपस्थित मूल निवासी साथियों और दुनिया के विभिन्न देशों में और विभिन्न राज्यों के, भारत के विभिन्न राज्यों के इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं सभी मूल निवासी साथियों, जोहार। साथियों, मैं बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब को हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो आदिवासी सदियों से ज्ञान से, विज्ञान से, कंप्यूटर ज्ञान से, दूरसंचार के साधनों से, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से, बिहड़ जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले उन आदिवासियों में से कुछ हम जैसे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी बन करके आए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत अधिकारों का लाभ लेकर, लेकिन हमको भी मालूम नहीं था हमारे महापुरुषों का इतिहास। लेकिन वामन मेश्राम साहब ने हम लोगों को जगाने के लिए जो प्रयास किया है और हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की, और हर राष्ट्रीय अधिवेशन में आदिवासियों के चर्चा के लिए विशेष रूप से जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन ज्वलंत मुद्दों को चर्चा में ला करके आदिवासियों का प्रबोधन, जागरण करते हैं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस भारत मुक्ति मोर्चा के 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आदिवासियों के लिए जो विषय चर्चा के लिए रखे हैं वो बहुत ही ज्वलंत है। ये आदिवासियों के लिए जानलेवा है, कह सकते हैं। इसमें पहला विषय है BHU का प्रोफेसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा संथाल, मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातियों को विदेशी घोषित करना, विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना एक भयानक षड्यंत्र है। DNA के आधार पर पर्दाफाश। दूसरा विषय है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेशा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव करना और उसमें रोटेशन पॉलिसी का कानून लगाकर SC, ST और OBC में झगड़ा लगाने की बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होगा यहाँ। और तीसरा विषय है लोकतंत्र के चारों पिलर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम पर कब्जा करना, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का व्यापक षड्यंत्र है, एक गंभीर बहस। साथियों, तीनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो पहला विषय है इसके बारे में
हमारे प्रोफेसर विलास खराज साहब आपको डिटेल में जानकारी देंगे। साथियों, ये आदिवासियों के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ब्राह्मण, जब हम लोग डीएनए रिसर्च के माध्यम से भारत के तमाम मूल निवासी जातियाँ SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित, ये सभी को हम लोगों को संवैधानिक पहचान दी गई। वो तमाम प्रकार के हम लोगों को अधिकार दिए गए। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको रिकॉग्नाइज किए गए। ब्राह्मण को कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और हम लोग अभी तक तो इतिहास के आधार पर कहते थे कि हम सब बिछड़े हुए लोग हैं। हमारा इतिहास है कि हमारे पुरखे एक थे, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति है। लेकिन डीएनए रिसर्च ने हम लोगों को सिद्ध कर दिया कि हमारा डीएनए एक है, हमारे पुरखे एक थे, यानी हम बिछड़े हुए लोग हैं। ये ब्राह्मणों ने, ये विदेशी यूरोशियाई ब्राह्मण ने हम लोगों को अलग अलग पहचान देकर के सदियों से हमको विभाजित कर रहा है और हम पर अल्पसंख्यक ब्राह्मण सदियों से राज कर रहा है। साथियों, ये जब से डीएनए रिसर्च की रिपोर्ट आई तभी से वामन मेश्राम साहब ने बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार किया, जिला स्तर से लगा करके राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अब जैसे ही इनका पर्दाफाश हुआ तो आज डीएनए के ऊपर जो ब्राह्मण सिखों को, इस मुसलमानों को विदेशी घोषित कह रहे थे, आतंकवादी कहते थे, आज मुसलमानों को कह रहे कि भारत में 40,000 साल से हम लोग सभी है, हमारा डीएनए एक है। मतलब वो पहले SC, ST, OBC को कभी सिखों के विरोध में इस्तेमाल करते थे, कभी मुसलमानों के, कभी ईसाइयों के विरोध में। आज कह रहे कि नहीं, आप सभी का डीएनए एक है। तो ये कहने के लिए मजबूर करने वाला एक ही शख्सियत है, वो है वामन मेश्राम साहब। कि छुपे हुए को आज जो डीएनए के माध्यम से आज उसकी औकात पता चल गई कि हमको आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये हम लोगों को नंगा करेंगे। आज नंगा कर चुके हैं। आज तमाम पूरी व्यवस्था पर, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, या मीडिया हो, या IB, CBI, तमाम उसके ऊपर कब्जा है। लेकिन उसके बाद भी इतना भयग्रस्त है कि वामन मेश्राम साहब ने उनको बोलने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, और फिर से, और वही ब्राह्मण लोग, वही RSS के इशारे पर ये प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, जो खुद विदेशी है और हम आदिवासियों को विदेशी घोषित करने का करके हमको अन्य जो मूल निवासी जातियां हैं, SC है, OBC है, माइनॉरिटी है, इन लोगों से आइसोलेट, सेग्रीगेट करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हमको विदेशी कह करके अन्य लोगों को कि नहीं, ये आदिवासी तो 5,000 साल पहले दक्षिण एशिया से आए थे, ऐसा ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा किलवाया गया। वो जितने रिमोट से चलने वाले सब लोग हैं, अलग अलग ये स्टेटमेंट देते हैं, उनके अलग अलग ऐसे लोग हैं, कब कौन स्टेटमेंट देगा। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं ज्ञानेश्वर चौबे को और मोहन भागवत को कहना चाहता हूँ, एक बार तो हमने मोहन भागवत के विरोध में 18 फरवरी 2020 को FIR दर्ज करवाई, क्योंकि हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, ना आदिवासी हिंदू है, ना SC हिंदू है, ना OBC हिंदू है, ना माइनॉरिटी हिंदू है। अगर हिंदू होते तो सबका धर्म एक है, तो धर्मगुरु एक होगा। धर्मगुरु एक है, धर्मशास्त्र एक होगा। और धर्मशास्त्र एक है, पूजा पद्धतियां, मान्यताएं, प्रथाएं, सब कुछ एक होगा। देवी देवता एक होंगे, तो फिर हम लोगों को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अलग अलग पहचान देने की जरूरत क्यों लगी? और उस पहचान के साथ हम लोगों को तमाम प्रकार के संवैधानिक
अधिकार दिए, शिक्षा के, नौकरी के, पदोन्नति के, राजनीति के, और यहाँ तक कि आदिवासियों को विशेषाधिकार दिया आर्टिकल 244 के तहत 5वीं और 6ठी अनुसूची। ये विशेषाधिकार ये किसी को भी नहीं, ब्राह्मण को भी नहीं। ब्राह्मण जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ऊंचा हूं, तू 18 महीने में पैदा हुआ क्या? ऊंचा होने का क्या पैमाना है? तो साथियों, ये जाति रूपी जो पहचान है हम लोगों को, ये सब बनावटी पहचान है। हर व्यक्ति 9 महीने में पैदा हुआ, हर व्यक्ति के हाथ में 5 उंगली है, उंगलियां बराबर यानी दिमाग बराबर है। फिर कौन सा ऊंचा और कौन सा नीचा, ये नीच है और ऊंच है। तो ये षड्यंत्र है। ये मानेंगे जब तक हम जाति व्यवस्था मानेंगे और अपने आप को अछूत मानेंगे, कोई आदिवासी मानेंगे और अपने को नीच मानेंगे, तब तक हमारे दिमाग, ये कहावत है, जैसे विचार डालेंगे वैसा उसका रिजल्ट आता है। इनपुट जो होगा आउटपुट वो होगा। उदाहरण दूंगा मैं, सड़ी मूंगफली है, अच्छा तेल निकलेगा उससे? विचार अगर सड़ा हुआ डालेंगे तो आपको हीन भावना पैदा करने वाले आपको, तो आप मानेंगे ही नहीं कि हम नीचे हैं और ऊंचे हैं। हम इंसान हैं। और हमारे महापुरुषों का इतिहास देखें। आज बाबा साहब अम्बेडकर को ही देख ले। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के एकमात्र ऐसे स्कॉलर्स थे, ऐसे प्रतिभाशाली थे, इतने योग्यताधारी थे, शायद ये तथाकथित ऊंची कहने वाले अपने लोग, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, कोई हुआ अभी तक ऐसा? दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियां, दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे प्रतिभाशाली, टैलेंटेड और मानवता के रक्षक बताया है। देख ले, गूगल पे सर्च कर ले यूनिवर्सिटियों का रिसर्च। तो वो अपने आप को ऊंचा मानते हैं। वो सिर्फ हमारे अनपढ़, अर्ध शिक्षित लोगों को मूर्ख बना करके हमारे लोगों को अपने झांसे में फंसाने का काम करते हैं। तो साथियों, ये डीएनए के बारे में, ये बीएचयू का जो षड्यंत्र है, हमारे प्रोफेसर विलास खराज साहब आपको बहुत सारे इसके बारे में जानकारी देंगे। साथियों, आदिवासियों के ऊपर, जैसे ये दूसरा विषय दिया है पेशा कानून। पेशा कानून के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली के माध्यम से रिजर्वेशन लागू करके, ये पेशा कानून, साथियों मैं बता दूं आप लोगों को, ये आदिवासियों के आर्टिकल 244 के तहत जो 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, और वो अनुसूचित क्षेत्र वो है जहाँ पर आदिवासियों के लिए विधायक और सांसद के लिए रिजर्व सीटें होती है, वो अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। जो आदिवासियों के लिए, विधानसभा के लिए, आपके पंचायत से लगा करके सांसद तक की सीटें रिजर्व होती है, उसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है, वो शेड्यूल एरिया कहलाता है। उस शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान के आर्टिकल 244 ने परिभाषित किया है। और उस क्षेत्र में संविधान ने यह कहा है कि उस एरिया का स्वायत्त शासन का अधिकार, मालिकियत का अधिकार, यानी जल, जंगल, जमीन और जमीन के अंदर छुपी हुई धातुओं का, आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, मान्यताएं, प्रथाएं, देवी देवता, रूढ़ी प्रथा, सभी की संरक्षा करने के लिए संविधान में ऑलरेडी 5वीं अनुसूची में था। और ये पेशा कानून के माध्यम से 1996 में संविधान के आर्टिकल 73वें संशोधन के तहत ये लाया गया। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को, एक कहावत है, एक गुब्बारे में बहुत हवा भरी हुई है, उस गुब्बारे की हवा निकालना है तो सुई चिपो दो। तो उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को, उस शेड्यूल एरिया को खत्म करने के लिए ये पेशा कानून लाया गया। ये षड्यंत्र है। और इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं वो, इस पेशा कानून का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। साथियों, जो आदिवासी
नया अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि हम आदिवासियों को पेशा कानून ला रहे हैं। अरे जब 5वीं अनुसूची ऑलरेडी 1950 से बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान कर रखा है, उसका कोई अभी तक लागू नहीं की, इम्प्लीमेंट नहीं की, और आज पेशा कानून ला करके तुम उन आदिवासी क्षेत्रों में उसके माध्यम से यानी गैर आदिवासियों की घुसपैठ, हर तरीके से गैर आदिवासियों की उस क्षेत्र में घुसपैठ, गैर आदिवासियों को उस आदिवासियों को हक छीनने के लिए रोटेशन प्रणाली का मतलब आदिवासी क्षेत्र में पंचायत से लगा करके तमाम जिला पंचायत, जनपद पंचायत, चाहे वो विधायक या सांसद, सभी सीटें सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए सुरक्षित थी। अब ये पेशा कानून के माध्यम से रोटेशन प्रणाली लागू करके उस क्षेत्र में 1 साल आदिवासी की रह गई है, अब अगले 5 साल के बाद एससी की हो सकती है, ओबीसी की हो सकती है, सामान्य की हो सकती है। इस तरह का रोटेशन प्रणाली वो लागू कर रहे हैं। अब एससी को अगर आदिवासी क्षेत्र में अगर आपने रिजर्वेशन दे दिया या ओबीसी को रिजर्व सीट घोषित हो गई और उसका अगर आदिवासी विरोध करेगा तो क्या होगा? ये देखो हमको अधिकार मिल रहा है, हमारा नेता बन सकता था, हमारा जनपद या जिला पंचायत बन सकता था, ये आदिवासी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। तो वो एससी और आदिवासी में झगड़ा, ओबीसी के लिए घोषित हो गई कभी, और आदिवासी अगर उसका विरोध करेगा तो ओबीसी और आदिवासी में झगड़ा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये आपस में, ताकि इनका ध्रुवीकरण ना हो सके। बामसेफ के माध्यम से जो मूल निवासी कंसेप्ट के माध्यम से जो हमारा ध्रुवीकरण हो रहा है वो आपस में झगड़ा लगाने का मामला है। और इसमें कौन आदमी कर रहे हैं? आज आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, विभिन्न हाई कोर्ट कहते हैं, 16 जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। और मैंने आपको बताया अगर आदिवासी हिंदू होता तो उनको अलग से पहचान नहीं मिलती, अलग से अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि ब्राह्मण भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, तो ब्राह्मण को वो विशेषाधिकार नहीं दिए 5वीं अनुसूची के और आदिवासियों को दिए। फिर क्या भिन्नता थी जो आदिवासियों को विशेषाधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर ने? तो साथियों, वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अभी ये झगड़ा लगाना, रोटेशन पद्धति और दूसरा षड्यंत्र हो रहा है। इस कारण से अब आदिवासी, पहले आदिवासियों को अभी भी चोर समझती, बैंक तो लोन ही नहीं देती है। कोई ऐसे होंगे जो पहुंच वाले होंगे या नेता वाले होंगे, उन्हीं को बैंक लोन देती है, बैंक लोन देती नहीं है। अगर वो आदिवासी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए या अपने विकास के लिए, या आदिवासी कह सकते हैं कि उसके पास में कुछ अधिकांश 70% आदिवासी ऐसे एरिया में रहता है जहां सिर्फ एक ही फसल हो सकती है, बारिश होती है, उसके पास कोई साधन संसाधन सिंचाई के नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीन है, और उसकी नदियों का पानी बांध बना करके अन्य लोग ले गए, लेकिन वो आदिवासी आज भी पानी के लिए तरसता है। तो सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है उसके पास में, वो एक ही फसल लेता है, बाकी वो मजदूरी के लिए पलायन करता है। और बड़े पैमाने पर विकास के नाम पर जो उसको जल जंगल जमीन से विस्थापित करने के 1950 से ही षड्यंत्र चल रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, उसको जल जंगल जमीन से विस्थापित करने के लिए जब से आपके खनिज धातु हैं, लोहा है, कोयला है, मैग्नीशियम, यूरेनियम, प्लेटिनियम है, आपका ये तमाम खनिज धातुएं जब से जमीन के अंदर से निकाली जा रही है, तब से वो आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत पुराना इतिहास है। अंग्रेजों के शासन काल में आदिवासियों ने अपने जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी। 1860 में संथाल परगना एक्ट बना, 1860 में अंग्रेजों के शासनकाल में, जल जंगल जमीन को सुरक्षा देने के लिए सिद्धू कानू का आंदोलन में। बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र जिया, मात्र एक आदिवासी युवा मात्र 25 साल जिया, जिसको दुनिया के लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा कौन था।
दुनिया के लोग 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र तक हम समझ ही नहीं पाते हैं। अरे हमारे लोग तो 80 साल तक जीते हैं। 80 साल के बाद भी 13 दिन के बाद उसके परिवार वाले ही भूल जाते हैं कि क्या होगा। कोई इतिहास बनाया 80 साल जी करके उसने? अरे 80 साल जी करके जिया 75 साल जिया, उसका कोई इतिहास है? होता तो आज उसकी जयंतियां मनाते, हम शहादत दिवस मनाते हैं। लेकिन 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ऐसा काम करके गया साथियों, अपने जल जंगल जमीन की। उसके मरने के बाद 9 जून 1990 को बिरसा मुंडा को मारा गया रांची की जेल में, और 1908 में CNT एक्ट बना करके गए, उसी बिरसा मुंडा के आंदोलन का परिणाम। और बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने शोषण नहीं किया। आदिवासियों की भाषा आज आप भी चले जाएं आदिवासी एरिया में, आप नहीं समझ पाएंगे। तो अंग्रेज तो विदेशी थे और अंग्रेजी जानने वाले थे। क्या आदिवासियों की भाषा और अंग्रेज आपस में कम्युनिकेशन होता था कि ये क्या डिमांड है इनको, या पेट में क्या दर्द है जो ये हथियार उठा करके चल रहे हैं? तो ये जो भूमाफिया जो आज वर्तमान में लगभग 200 जिलों में आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है, जैसे सिखों को आतंकवाद के नाम पर, मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर, इस तरह से आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर, माओवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर मारा जा रहा है। ये उग्रवाद, माओवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद ये गुलाम भारत में शब्द ही नहीं थे। ये आज़ाद भारत में पैदा हुए। और क्यों पैदा हुए समझ सकते हैं। इस भारत के ऊपर किसका राज है? कौन हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है? कौन हमको प्रमाण पत्र दे रहा है कि नक्सलवादी है, ये माओवादी है, ये आतंकवादी है? वो एकमात्र। और हमारे अन्य ये कह कर के हम अन्य लोगों की सबकी अलग अलग पिटाई करते हैं, और हम अलग अलग हमारी पिटाई हो रही है और हम अपना बचाव कर रहे हैं। ये एकमात्र वामसेवक भारत मुक्ति मोर्चा, मान्यवर वामन मेश्राम साहब, ये हम तमाम 85% मूल निवासी, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, हम सभी में भाईचारा करके, हमको ध्रुवीकरण करके, हम लोगों को 100% इकट्ठा करने का एजेंडा नहीं है उनका। हम 85% है, उनमें से 50% लोगों को भी हम लोगों को इकट्ठा करने का वामन मेश्राम साहब का एजेंडा नहीं है। मात्र 35%, 35%, मतलब 35 आपको चाहिए। 65% ब्राह्मणों की गुलामी करेंगे तो भी हम आज़ाद हो सकते हैं। हमारे SC ST OBC के 65%, RSS की, ब्राह्मणों की, कांग्रेस की, BJP गुलामी करे, मात्र 35% चाहिए। और कौन सा चाहिए? सभी होना चाहिए। SC होना चाहिए, ST होना चाहिए, OBC होना चाहिए, और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी में से थोड़े थोड़े लोगों को हमको इकट्ठा करना है। और एक ताकत के साथ में केडर बेस होकर के हथियार नहीं उठाना है हम लोगों को। सिर्फ साहब ने कहा था ना, विवेकानंद का कहा था कि ब्राह्मणों, इन SC ST OBC को जगाओ, और अगर ये अपने आप जाग गए तो ये फूंक मारेंगे तो हवा में उड़ा देंगे। तो साथियों, ये स्थिति आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। और इसके लिए हमारा नेतृत्व वामन मेश्राम साहब आपको आबाद करके, हर तरह की आपको शासन सत्ता में भेज करके, आपको शासक बना करके ही हमारे महापुरुषों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए ही लगे हुए हैं। और उसमें बहुत बड़ी सफलता के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, एक और आदिवासियों के लिए एक नया NRC, CA और NPR, यह आदिवासियों के विरोध में, जैसे BHU के प्रोफेसर ने आदिवासियों को विदेशी घोषित करने का, वो उनको अलग थलग करना। दूसरा, कॉमन सिविल कोड के माध्यम से आदिवासियों को सबको
कॉमन समान नागरिक संहिता यानी सभी की जो अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग पहचान है, उसको खत्म करने का षड्यंत्र है। दूसरा, आदिवासियों को हिंदू बना करके वो आदिवासी पहचान खत्म करने का। और दूसरा षड्यंत्र है बहुत बड़ा, एनआरसी, सीए और एनपीआर। इसके माध्यम से अगर एनआरसी, सीए और एनपीआर अगर लागू होता है तो इसके पीछे आदिवासी 50% आदिवासी अपने जल जंगल जमीन से अभी विस्थापित हो चुका है, संविधान के विरोध में जाकर के। संविधान कहता आदिवासी की जल जंगल जमीन, आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, ये संविधान कहता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नक्सलवाद का निर्माण हुआ आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीनने से, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण पत्र दे रखा है। मतलब संविधान के विरोध में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जाकर के आदिवासियों को बड़े पैमाने पर खदेड़ा गया। और आज जो आदिवासी एरिया में रहता है, उस आदिवासी के पास में जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है, ना रजिस्ट्री है, ना पट्टा है। आदिवासी सदियों से रह रहा है, लेकिन प्लान बना करके, क्योंकि इस प्रशासनिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में कब्जा किसने कर रखा, लोकतंत्र पे कब्जा किसने कर रखा, वही 3.5% ब्राह्मण और तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों ने। उन्होंने प्लान बना करके, उन आदिवासी सदियों से रह रहा, लेकिन उन आदिवासियों के दस्तावेज तैयार नहीं किए, ना कोई पट्टे तैयार किए। 13 फरवरी 2019 का जजमेंट आया था, आप लोगों को जानकारी होगी। 16 राज्यों के 20 से 22 लाख आदिवासियों के नहीं, ये आदिवासियों की ज़मीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं, ये पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पर, हाथी के संरक्षण के नाम पर अभ्यारण्य बनाना है और आपका नेशनल पार्क बनाना है। उसके लिए ये ज़मीन ली जाए और ये आदिवासियों ने जबरन अतिक्रमण करके कब्जा कर रखी है, इसलिए इनको हटाया जाए। ये 13 फरवरी 2019 को जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया और उसको लागू करने के लिए कई राज्यों में अभी छूट-फूट घटनाएं हो रही है। और आदिवासियों को, क्योंकि वो आदिवासी रह रहा है, उसके पास वो पढ़ा लिखा नहीं, वो साधन संपन्न नहीं, वो जागरूक नहीं, उसको पता नहीं है। उसको तो ये ज़रूर मालूम है कि मैं आदिवासी हूँ, सदियों से रहने वाला हूँ। तो वो अगर एनआरसी, एनपीआर और सीए का कानून अगर लागू होता है तो आदिवासी के पास ना तो कोई दस्तावेज है, और जो आदिवासी विकास के नाम पर बेदखल किया जा चुका है, उस आदिवासी को तो यहाँ से बेदखल कर दिया जहाँ ऑलरेडी उसकी पहचान थी, जहाँ रहता था वो शेड्यूल एरिया था, वो नॉन शेड्यूल एरिया में पहुँच गया। अब उसका बनेगा नया राशन कार्ड बनेगा, जो भी बनेगा वो, लेकिन उसको जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा। और जब जाति प्रमाण पत्र आदिवासी का नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, जो भी लाभ मिल सकते हैं, उस लाभ से भी वो वंचित होगा। और हो रहा है, कई लोग अपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र है, इसको ये देखने की है। और वो आदिवासियों को एनआरसी, सीए और एनपीआर के माध्यम से विदेशी घोषित करके वो आदिवासी जो उसका जल जंगल जमीन और जमीन के अंदर छुपी हुई धातुओं को हड़पना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यहीं के लोग भारत को लूट करके विदेशों में चले गए और उन्हीं से, उनके साथ समझौता कि आप आइए हमारे यहाँ धन लगाइए, कोई और नहीं है, वही उन्हीं के रिश्तेदार लोग, वही मिलजुल करके इस भारत पे कब्जा कर रहे हैं। और आदिवासियों को जल जंगल जमीन पे, उस खनिज पे, बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुओं पे कब्जा करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको हमारे आदिवासी भाइयों को समझने की आज आवश्यकता है। और एकमात्र आदिवासियों को बचाना है या तमाम मूल निवासी को बचाना है तो एकमात्र वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम हजारों पीढ़ियों को आबाद करवा सकते हैं, आज़ाद करवा सकते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान दिला सकते हैं और शासक बना सकते हैं। आप इस मूवमेंट के साथ में तन मन धन से साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। तमाम सामाजिक समूह को इसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आप ऐसा करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।
आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आभार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। धन्यवाद सर।